everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and this is me सृष्टि चौबे। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट देखा था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज उसी चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग उस चैप्टर में जो पार्ट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उस चैप्टर के बाकी के पार्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एंड आज का टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल, सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि डिस्पर्सल मतलब क्या होता है। देखो, डिस्पर्सल मतलब होता है कि किसी भी चीज का फैलना, है ना, किसी भी चीज का फैलाव क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड मतलब बीज। तो बीज कैसे फैलता है? देखो क्या होता है कि जब, देखो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या है। तो डिस्पर्सल मतलब जैसा मैंने बता ही दिया कि फैलना। तो देखो सीड का डिस्पर्सल 3-4 चीजों से होता है। वो 3-4 चीजें हैं, वाइंड के द्वारा होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, एंड बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू भी होता है। यस, सही सुना आप लोगों ने कि सीड्स का डिस्पर्सल, सीड का फैलाव 3-4 फैक्टर्स जरूरी होते हैं सीड का डिस्पर्सल होने के लिए। जैसे वाइंड मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, और बर्ड्स एंड एनिमल मीन्स पशु और पक्षियों द्वारा भी सीड्स का डिस्पर्सल होता है, यानी सीड का फैलाव होता है। अब देखो सीड का फैलाव कहने का मतलब क्या? जैसे सपोज करो कोई एक प्लांट है, कोई एक पौधा है, ठीक है। जब उस प्लांट का बीज उससे हट करके कहीं और दूसरी डिस्टेंट प्लेस पर कुछ दूरी पर जा करके बिखर जाए, तो उसमें से क्या होगा? एक नया पौधा उगाएगा, नया पौधा जन्म ले लेगा, उसमें से नया पौधा जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ाई था, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो क्या होता है कि जब किसी एक पौधे का बीज उसमें से हट करके, वहां से उस पेरेंट पौधे से हट करके कहीं और जा करके गिर जाता है, कुछ दूरी के लैंड पर जा करके गिर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। सपोज करो ये प्लांट ए है, यानी एक पौधा है, ठीक है। इसका जो बीज है ये हवा के द्वारा उड़ करके कहीं और जा करके क्या हो गया? किसी और प्लेस पर जा करके गिर गया। तो अब ये हवा के द्वारा क्या हो गया? कहीं और जा करके गिर गया। तो उस बीज से एक फिर नया पौधा, नया प्लांट क्या कर लेगा? जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। मीन्स कि जब किसी एक प्लांट पौधे से उसका बीज या तो वाइंड के थ्रू, या तो वाटर के थ्रू, या किसी पशु या पक्षी के थ्रू उससे हट करके किसी और प्लेस पर जा करके गिर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाइंड जो होता है हवा के द्वारा, तो समझ में आ रहा है कि हवा चलती है तो बीज उड़ करके कहीं और चले जाते हैं। तो हो सकता है कि हवा के द्वारा डिस्पर्सल होता है। अब वाटर के द्वारा कैसे होता है? कभी कभी बारिश होती है तो कुछ बीज जो कमजोर होते हैं, थोड़े नाजुक होते हैं, तो बारिश हो या पौधों में पानी डालते समय तो कुछ बीज क्या होते हैं? पानी के थ्रू बह जाते हैं, ठीक है। तो बह करके फिर वो जहां जाते हैं, जहां उन्हें मिट्टी मिलती है, उस प्लेस पर एक न्यू पौधा ग्रोन हो जाता है। ओके, तो ये था वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। अब बर्ड्स, एनिमल और एक और वर्ड ऐड कर देते हैं, इंसेक्ट्स। जैसे मधुमक्खी होती है, फूलों से रस लेती है ना, अब नेक्टर से रस लेती है। तो कहने का मतलब जब वो उस पर बैठती है तो उसके पैरों पर भी कुछ बीज के ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? उस पर बीज के पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। फिर वो मधुमक्खी जहां कहीं और जाकर के बैठती है तो वो बीज वहां गिर जाते हैं और फिर वहां पर एक न्यू पौधा जर्मिनेट हो जाता है। तो कहने का मतलब बच्चों की डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है कि
जब किसी पौधे से बीज हट करके या बीज कहीं और जा करके किसी डिस्टेंट प्लेस पर कुछ दूरी पर जा करके गिरता है और उसमें से एक न्यू बेबी प्लांट या न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। और डिस्पर्सल ऑफ सीड किन किन की हेल्प से होता है? वाइन, वाटर, बर्ड्स, एनिमल एंड इंसेक्ट्स। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो स्टीम के थ्रू वो सीड के थ्रू कैसे होता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन और कौन कौन से पार्ट से होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टीम से होता है, रूट से होता है, तो वो कैसे होता है आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हमारा आज अभी टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू स्टीम। अब ध्यान दीजिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू स्टीम, इसका मतलब कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्टीम के थ्रू कैसे होता है। ओके, स्टीम के थ्रू किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू, बीज के थ्रू कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे स्टीम के थ्रू कैसे होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा बच्चों रोज का प्लांट, रोज का पौधा, गुलाब का पौधा। अगर हम गुलाब के पौधे को उसकी स्टीम से कट कर दे, स्टीम समझ रहे हो, उसके तने से उसको क्या कर दे, बीज से कट कर दे। रूट से मैं नहीं कट करने को बोल रही हूँ, मैं स्टीम से, बीज से कट करने को बोल रही हूँ। तो जब हम रोज के प्लांट को बीज से, स्टीम से कट कर देते हैं, फिर आप जो कटा हुआ पार्ट है आप उसको किसी अदर गमले में, अदर पॉट में, मतलब इफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट में आप उसमें सॉइल डाल करके उसे क्या कर दो, बरी कर दो। मतलब उसे उसमें डाल दो, बढ़िया से उसको उगा दो। ठीक है, अब क्या करो कि कुछ समय उसको उसी अमाउंट में मतलब वाटर भी प्रोवाइड करो, सन ऐसी जगह रखो कि उसे सनलाइट मिले। मैंने बताया था ना किसी भी पौधे को उगने के लिए सनलाइट, एयर, वाटर सब कुछ सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए। तो आप उस पौधे को जो स्टीम से हम लोगों ने गुलाब का पौधा कट किया है उसको गमले में बो करके आप उसे ऐसी जगह रखो जहां उसे सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट मिले, उसे टाइम टू टाइम वाटर दो। तो कुछ टाइम बाद आप क्या नोटिस करोगे कि वो रोज का प्लांट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसमें से न्यू फ्लावर भी क्या हो रहे हैं, ग्रोन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो स्टीम के थ्रू भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने रोज के प्लांट को जड़ से तो उखाड़ के लगाया नहीं था, स्टीम से बीचों बीच कट करके उसे हम लोगों ने गमले में बोया था और उसे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड किया, सॉइल प्रोवाइड किया और सनलाइट में उसे रखा। तो आफ्टर सम टाइम उसमें वो भी क्या होने लगा, ग्रोन होने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टीम के थ्रू भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अंडरस्टैंड? एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बोला है, रोज प्लांट, गुलाब का पौधा। आप इसे ट्राई कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू रूट्स। तो हमारा सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू रूट्स। ठीक है, कि रूट के थ्रू कोई भी प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है। ओके, रूट मतलब जड़। देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैरेट हो गया,
गाजर, रेडिश हो गया मूली। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लीव्स तो है नहीं, स्टीम तो है नहीं, ये क्या है, ये सब रूट है ना। गाजर एक तरीके का जड़, उसका जड़ ही रहता है ना, गाजर एक मॉडिफाइड रूट है। तो रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ये सब क्या है, रूट है, जड़ है। अगर आप इसे ले जा करके एक कैरेट को सॉइल में जा करके बो दोगे मिट्टी में, तो कुछ टाइम बाद वही मतलब वाटर प्रोवाइड करो सफिशिएंट अमाउंट में एंड उसे सनलाइट मिलती रहे, तो जिस जगह आप लोगों ने कैरेट को बोया था वहां से एक न्यू कैरेट का प्लांट क्या होने लगेगा, ग्रोन होने लगेगा। तो यहाँ रिप्रोडक्शन किससे हुआ, रूट के थ्रू हुआ। अंडरस्टैंड। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टीम के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब उगते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो रूट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल क्या दिया, कैरेट। इसका हमने एग्जांपल दिया कैरेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू लीव्स, कि लीव्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स मीन्स पत्ते, कि पत्तों के थ्रू कैसे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। देखिए क्या होता है कि कुछ पौधों के जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उनके किनारे किनारे क्या होती है, छोटी छोटी बर्ड्स होती है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कुछ पत्ते होते हैं, उनके किनारे किनारे क्या होते हैं ना कि छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स मीन्स कलियां होती हैं। इनमें से क्या होते हैं कि न्यू लीव्स निकलते हैं। तो कहने का मतलब लीव्स में से लीव्स निकल रहे हैं, पत्ते में से पत्ते निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, लीव से हो रहा है, पत्तों से हो रहा है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पौधे जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन स्टीम से भी करते हैं, रूट से करते हैं, लीफ से करते हैं, और जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि वो रिप्रोडक्शन सीड से भी करते हैं। ओके, तो ये था रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, कि प्लांट अपने डिफरेंट पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कौन से सीड को हम लोग एज अ फूड खाते हैं। तो हमारे एक व्यूअर गौरी मिश्रा ने कमेंट किया कि आलमंड, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, और मैं बहुत हैप्पी हूं कि उन्होंने कमेंट किया और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। मेरी बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को देखते रहे और नॉलेज अर्न करते रहे। ओके, वेल डन गौरी मिश्रा। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग जानेंगे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स मतलब क्या होता है, क्रॉप्स मतलब होता है फसल। ओके, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्रॉप का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा, क्रॉप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप क्या बोलोगे क्रॉप इज फसल? नो, आप बोल सकते हो कि जब ढेर सारे पौधे जब एक जगह पर उगाए जाते हैं, किस पर्पस के लिए, भोजन के पर्पस के लिए, भोजन के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य, या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से, और भी अलग मेथड, मतलब और भी अलग व्यू के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स। मतलब जब ढेर सारे पौधे बड़े लैंड पर उगाए जाते हैं, बड़ी जमीन पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स, यानी कि फसल। अब फसल कर रहे हैं तो अब मैंने बोला इसको आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन a large number of plant is grown at a large place for the purpose of ओके, जब ढेर सारे पौधे एक जगह पर एक बड़ी प्लेस पर उगाए जाते हैं भोजन के उद्देश्य से, तो उससे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स, यानी कि फसल।
अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स आप भी जानते हो एग्रीकल्चर मीन्स क्या होती है, खेती बाड़ी। तो अगर एग्रीकल्चर को डिफाइन किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर को हम बोल सकते हैं बच्चों कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस of growing crops, यानी फसल उगाने के बारे में, फसल उगाना की प्रैक्टिस को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी। तो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। और क्रॉप हमने जान ही लिया क्या होता है कि जब ढेर सारे पौधे बड़े प्लेस पर उगाए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के उद्देश्य से, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप, यानी कि फसल। अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे कि क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। There are two types of crop. First is kharif crop and second is rabi crop. Okay, there are two types of crop. First is kharif and second is rabi crop. अब देखिए हम जानते हैं कि आखिर ये खरीफ क्रॉप क्या होता है। देखिए खरीफ क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। ओके, रेनी सीजन में बोई जाती है। ऐसी फसल जो रेनी सीजन में बोई जाती है और विंटर सीजन तक क्या कर दी जाती है? कट कर दी जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप किसे कहते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिन्हें विंटर सीजन में बोया जाता है और समर सीजन आते आते उसे क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? रबी क्रॉप। अब आपका काम ये रहेगा कि आप लोग क्या करोगे, कोई एक ऐसे क्रॉप का नाम बताओगे जो रेनी सीजन में बोया जाता है और विंटर तक कट कर दिया जाता है। ये फर्स्ट टास्क। और सेकंड टास्क आपका ये रहेगा कि आप एक ऐसी भी फसल का नाम बताओगे, ऐसे भी क्रॉप का नाम बताओगे जो विंटर में बोया जाता है और समर तक कट कर दिया जाता है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी लोगों को। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग देख लिए कि क्रॉप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, खरीफ और रबी। खरीफ को रेनी सीजन में बोते हैं और विंटर तक कट कर देते हैं, एंड रबी को विंटर में बोते हैं और समर तक कट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? अब बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, खेती बाड़ी कर लिया। खेती बाड़ी करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हम जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो हेल्थी होने चाहिए। हेल्थी मीन्स स्वस्थ होने चाहिए। अगर क्रॉप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या उसे खा करके हमें वो न्यूट्रिशन मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए? नहीं। तो हमेशा क्रॉप उगाते समय या एग्रीकल्चर करते समय हमें हमेशा ऐसे सीड्स का यूज करना चाहिए जो क्या हो, काफी न्यूट्रिशियस हो, काफी उसमें पोषक तत्व हो। तो हमें हमेशा HYV सीड्स का यूज करना चाहिए। कौन से सीड्स का यूज करना चाहिए? HYV। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा मैम ने, HYV, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी मीन्स उससे ज्यादा से ज्यादा फसल भी हो और हमें हमेशा सीड्स गुड नरिशमेंट वाली लेनी चाहिए, अच्छी नरिशमेंट वाली। ये नहीं कि ले लिया कोई लो क्वालिटी की सीड्स और फसल उगा दी, तो वो हेल्दी क्रॉप्स नहीं रहते, वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, उगे ही ना। तो हमें हमेशा HYV सीड्स का यूज करना चाहिए जो काफी ज्यादा नरिश्ड हो और हमें हाई यील्ड भी दे। ओके, तो क्रॉप उगाने का ये पहला स्टेप रहता है कि हमें हमेशा गुड क्वालिटी के सीड्स का यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या जानेंगे कि हमें हमेशा मिट्टी में क्रॉप उगाते समय मिट्टी को प्लफ कर लेना चाहिए। प्लफ मतलब जोत लेना चाहिए। अगर मिट्टी टाइट रहेगी तो क्या उस पर कोई भी क्रॉप उग पाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी को लूज करना चाहिए। एग्रीकल्चर करते समय हमें सबसे पहले मिट्टी को क्या करना चाहिए? लूज करना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ
स्टेप्स क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चर करने के, खेतीबाड़ी करने के। तो मैंने बोला सबसे पहला स्टेप हमारा प्लफिंग होता है। प्लफिंग मीन्स मिट्टी को लूज करना का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लफिंग। एग्रीकल्चर करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए। तो फर्स्ट तो हमारा है प्लफिंग। प्लफिंग मतलब मिट्टी को जोत लेना चाहिए, यानी मिट्टी को लूज कर लेना चाहिए। विदाउट मिट्टी को लूज किए क्या हम उसमें सीड सोन कर पाएंगे? सोन मतलब बो पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें मिट्टी को प्लफ करना है, जोतना है, यानी मिट्टी को ढीला करना है। अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हम उसमें सोविंग करेंगे। सोविंग मीन्स, अब आप सोच रहे हो कि ये सोविंग क्या है। अभी भी मैंने बोला सोन मतलब होता है बोना, तो सोविंग मतलब बीज को बोने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोविंग। प्लांटिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सोविंग, यानी बीज को बोना सोविंग कहलाता है। तो हमने मिट्टी को लूज करा, मिट्टी को ढीला करा, अब हम उसमें क्या बोएंगे, बीज बोएंगे, यानी सोविंग करेंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है बच्चों? थर्ड स्टेप आता है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, यानी पेड़ पौधों जो हमारी फसल है हमने पहले उसे प्लफ किया, जोता, लूज किया मिट्टी को, फिर उसमें बीज बोया, उसके बाद हम उसे इरिगेट करेंगे। इरिटेट नहीं सुनना, इरिगेट करेंगे। इरिगेट मीन्स पानी को प्रोवाइड करेंगे अपनी फसलों को। तो फसल को पानी प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? इरिगेशन। अंडरस्टैंड। तो हम फिर पौधों को, अपनी फसल को इरिगेट करेंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा क्या रहेगा बच्चों? फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा फर्टिलाइजिंग। अब आप सोच रहे होंगे ये फर्टिलाइजिंग क्या होता है। फर्टिलाइजिंग में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है मैन्यूअर और एक आता है फर्टिलाइजर। मैन्यूअर को कहा जाता है खाद, ठीक है। मैन्यूअर को क्या कहा जाता है? खाद। और फर्टिलाइजिंग मीन्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। फर्टिलाइजिंग मीन्स कि मिट्टी के प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजिंग। यानी जो मिट्टी की फसल को उगाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजिंग करते हैं। अंडरस्टैंड। हम लोगों को एनर्जी लेने के लिए फूड खाना पड़ता है, वैसे मिट्टी के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें मिट्टी को फर्टिलाइज करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। तो मिट्टी को फर्टिलाइज हम किससे करते हैं? मैन्यूअर और फर्टिलाइजर से। मैन्यूअर को हिंदी में क्या कहते हैं? मैन्यूअर को हिंदी में कहते हैं खाद। तो खाद कैसे बनता है? खाद तो खैर मतलब कि मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सड़ी गली चीजों से बनता है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए। वेजिटेबल पील्स कहने का मतलब क्या? सब्जी के छिलके हो गए, काऊ डंग हो गया, इन सभी चीजों को सड़ा करके मैन्यूअर को बनाया जाता है, खाद को। लेकिन ये जो फर्टिलाइजर है ये क्या होता है? इसमें केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल होता है, जो अगर हम ज्यादा मात्रा में मिट्टी को देंगे तो हमारी मिट्टी क्या हो सकती है? जो फर्टिलाइजिंग इंक्रीज होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर को हमें एक लिमिट मात्रा में ही यूज करना चाहिए, लिमिट अमाउंट में। तो ये था फर्टिलाइजिंग। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या करेंगे बच्चों? आगे हमारा काम रहेगा कि हमने प्लफिंग किया, मिट्टी को जोता, मिट्टी को लूज किया, फिर बीज को बोया, फिर उन्हें पानी प्रोवाइड किया, फिर मिट्टी की कैपेसिटी को बढ़ाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे कि अपनी फसलों को हम कैसे बचाएं। अब बचाने का क्या मतलब है? देखो, फसल उगाते समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कीड़े मकोड़े अटैक कर जाते हैं फसल पर। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड पौधे अपने आप उसमें उगाते हैं। तो इन सभी चीजों से हमें अपने पौधे को, अपनी फसल को क्या करना पड़ता है? प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मैंने बोला कभी कभी इंसेक्ट अटैक कर देते हैं। तो इंसेक्ट जब अटैक करते हैं ना बच्चों, तो उसको हटाने के लिए, मतलब उन्हें मारने के लिए हम एक दवा का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है इंसेक्टिसाइड। क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के द्वारा हम लोग इंसेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं। फिर मैंने बोला अनवांटेड प्लांट्स कभी कभी उगाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोला जाता है? वीड्स। अनवांटेड
प्लांट्स को क्या बोला जाता है? वीड्स। अब अनवांटेड प्लांट मतलब ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते हैं कि वो उगे, बट वो फिर भी उग जाते हैं। जैसे अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं तो सिर्फ वही फसल नहीं उगती, कभी कभी उसमें घास, अदर ग्रास भी उगाती है घास, तो वो वीड्स की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें तो हमने उगाया नहीं है, वो अपने आप उगाए हैं। तो ऐसे पौधे जो हम नहीं चाहते बट फिर भी उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवांटेड प्लांट, यानी कि वीड्स। तो इन्हें भी हटाने के लिए हम एक दवा का यूज करते हैं जिसे बोला जाता है वीडीसाइड्स। क्या बोला जाता है? वीडीसाइड। वीडीसाइड से हम वीड्स को हटाते हैं और इंसेक्टिसाइड से हम इंसेक्ट को हटाते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों से हमने अपने फसल का प्रोटेक्शन करना होता है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा बच्चों? हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? फसलों की कटाई, फसल को कट करने के प्रोसेस को, द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों को कट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। ओके, तो हम आप फसलों को कट करेंगे, एक मशीन के थ्रू फसलों को कट किया जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर का। हार्वेस्टर के थ्रू फसलों को कट किया जाता है। तो फसलों को काटने के प्रोसेस को हमने क्या किया? क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। अब फसलों को कट कर लिया तो ऐसे तो रखेंगे नहीं, उसे हमें अच्छी जगह क्या करना होगा? फिर स्टोर करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टोरिंग, कि हम फसलों को कैसे स्टोर करें, यानी कि उन्हें रखें। तो फसलों को उगाने के बाद उगाने के लिए इतने सारे मेथड्स का फॉलो किया, फिर उसे कट किया। अब हम क्या करेंगे? स्टोरिंग करेंगे, यानी उन्हें रखेंगे। उन्हें रखने के लिए हमें ऐसे कंटेनर का यूज करना चाहिए फ्रेंड्स जो मॉइस्चर फ्री हो। मॉइस्चर फ्री मीन्स उसमें थोड़ी सी भी नमी ना हो, पानी के पार्टिकल्स मौजूद ना हो। अगर पानी मौजूद होगा तो क्या होता है? फसल सड़ जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमें हमेशा मॉइस्चर फ्री कंटेनर का यूज करना चाहिए। और अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी भी फसल को रखना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन रखने के लिए कुछ क्या कहते हैं कि कुछ डोमेस्टिक यूजेस भी हम करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं नीम की पत्तियां डाल देते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है? नीम एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, तो तरह तरह के उस पर इंसेक्ट्स वगैरह अटैक नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब हमें इतना सारा प्रोसेस करने के बाद स्टोरिंग करने के लिए भी तरह तरह के मेथड्स का यूज करना चाहिए, ताकि हमारी फसल लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या रहे? प्रोटेक्ट रहे, सेव रहे। अंडरस्टैंड? तो आज का ये चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, रिप्रोडक्शन जाना और फसल को उगाने के प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो अब आप लोग इस वीडियो को देखोगे और अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देखोगे। इफ आपको, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके अपने डाउट राइट कर सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर 100% मिलेगा। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप का एक एग्जाम्पल देने को और उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करने को, तो बिल्कुल मत भूलिएगा इसे। और तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।